हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मुग़ल वंश के बारे में और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाबर के बारे में कि किस तरह से बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का खात्मा कर दिया और भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। लेकिन 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर ली, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। तो आप देखेंगे कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह बना तो वो था हुमायूं। हुमायूं जो है ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाबर था उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इन चारों में जो बड़ा था वो था हुमायूं। तो बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो निश्चित रूप से ही जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तो हुमायूं सम्राट बना। और इसके अलावा बाबर की एक और इच्छा थी कि जब हुमायूं बादशाह बनेगा तो वो अपना जो साम्राज्य है वो अपने भाइयों में भी बंटवारा कर देगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ साम्राज्य जरूर देगा। तो जब हुमायूं बादशाह बना तो उसने ऐसा ही किया। तो देखेंगे कि इससे हुमायूं की उदारता का पता चलता है कि वो काफ़ी उदार था। तो इस वीडियो में हम आज हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसने मुग़ल वंश को आगे बढ़ाया। तो मुग़ल वंश का ये दूसरा बादशाह था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जो जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। तो ये डेट वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटे रूप से बस ये याद रखें कि 1508 ईस्वी में जन्म हुआ था। और जो हुमायूं की मृत्यु है वो 26 कई बुक में आप देखेंगे तो 26 जनवरी मिलेगी, कुछ में 27 जनवरी मिलेगी। तो डेट पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो विवादित तिथियां होती हैं इन पर क्वेश्चन कम बनते हैं। तो खाली आप ये याद रखें, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, आप 1556 याद रखें, ठीक है। इसकी जो मृत्यु है वो 1556 में हुई थी, तो आप करेक्शन कर ले इसमें। और ये मैंने बताया कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं इनमें सबसे बड़ा था और ये बाबर का सबसे प्रिय भी था। बाबर इसको बहुत ज़्यादा चाहता था, इसीलिए ही इसने इनको अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि बस ये उसकी मृत्यु के बाद सीधा ही मतलब बादशाह बन गए। तो इससे पहले जब ये छोटी सी उम्र में ही जब ये 12 साल का था ये हुमायूं, तो 1520 ईस्वी में इसको बदखशा का सूबेदार घोषित कर दिया गया था बाबर के द्वारा। और बाबर ने उस वक्त में जितने भी युद्ध लड़े थे, जितने भी अभियान किए थे, सैन्य अभियान, तो उन सब में जो हुमायूं था वो बाबर के साथ था। अब जैसे बाबर ने भारत में जितने भी सैन्य अभियान किए, पानीपत का युद्ध या कोई और, तो इसमें हुमायूं जो था वो बाबर के साथ था, तो उसके साथ रहता था हमेशा। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले कि ये बाबर की इच्छा थी कि जो साम्राज्य वो अपने भाइयों में बांटने का निर्देश दिया था। तो इसीलिए जो हुमायूं है उसने अस्करी को संभल का एरिया, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान कर दी थी, बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार। सूबेदारी मतलब वहाँ का गवर्नर बना दिया या फिर कहिए प्रांतपति बना दिया, क्योंकि प्रांत ही तो हैं, जैसे पंजाब, मेवात, तो इनकी सूबेदारी दे दी थी। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये मतलब इसकी काफ़ी बड़ी गलती थी हुमायूं की, इस तरह से उसने अपना पूरा साम्राज्य उनको दे दिया। तो बाद में यही हुआ कि बस उसके भाइयों ने ये साम्राज्य लिया और वो स्वतंत्र रूप से रहने लगे। जब बाबर की मृत्यु मतलब वो हो चुकी थी और हुमायूं जब शासक था तो उसके काफ़ी युद्ध हुए, जैसे शेर शाह सूरी के साथ, अन्य राजाओं के साथ, तो काफ़ी दिक्कत में आ गया था, लेकिन किसी भी भाई ने उसकी मदद नहीं की थी। तो इसीलिए माना जाता है कि ये उसकी बड़ी गलती थी, इस तरह से नहीं देना चाहिए था ना, या तो अपने पास रखता या कुछ भी करता। तो खैर छोड़िए, जो भी हुआ अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के सैन्य अभियान कि किस तरह से उसने सैन्य अभियान किए और कहाँ कहाँ उसने आक्रमण किए, कौन कौन से क्षेत्र अर्जित किए या फिर कौन कौन से क्षेत्र खोए। और देखते हैं कि किस तरह से उसने मुगल जो साम्राज्य था इसको किस तरह से बढ़ाया या घटाया, मतलब क्या रहा। तो ये पता चलेगा आपको। अब तो हम पढ़ेंगे हुमायूं के सैन्य अभियान। तो
जो पहला सैन्य अभियान है हुमायूं का वो है कलिंजर का आक्रमण। ये हुआ था 1531 ईस्वी में। तो ये जो आक्रमण था उस टाइम में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह था, तो उस टाइम पे काफ़ी शक्तिशाली शासक था और ये अपनी शक्ति बढ़ाने में ही लगा हुआ था। काफ़ी एरिया में इसने संधियां कर ली थी, काफ़ी युद्ध वगैरह लड़ता था, लोगों को पराजित कर देता था। इसके बारे में खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी बहादुर शाह के बारे में, कि बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में किस तरह का संघर्ष रहा। तो अभी आप इतना ही देखेंगे कि ये जो अभियान था कलिंजर का अभियान जो किया था हुमायूं ने, ये सिर्फ इसलिए किया था कि वो बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। और कलिंजर पर जो आक्रमण था ये हुमायूं का प्रथम आक्रमण था, ये पहला आक्रमण था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब वो कलिंजर पर आक्रमण कर रहा था तो वहाँ का राजा था प्रताप रुद्रदेव कि मतलब जो बहादुर शाह था वो अपनी सत्ता को बढ़ाता हुआ जा रहा था। इसीलिए हुमायूं ने सोचा कि पहले ही आक्रमण मतलब कलिंजर पर आक्रमण करके वहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं ताकि उसको वहीं की वहीं रोका जा सके बहादुर शाह को। तो कलिंजर का राजा तो जो था उस वक्त वो था प्रताप रुद्र देव। जब वो अभियान में व्यस्त था उसी समय वहाँ पर खबर पहुँचती है, सूचना पहुँचती है हुमायूं के पास कि जो बिहार में अफ़गान शासक है, एक बिहार का अफ़गान शासक महमूद लोदी, वो जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि वो आ रहा था हुमायूं के ही क्षेत्र में। तो ये जैसे ही खबर सुनी हुमायूं ने, वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, यानी कि प्रताप रुद्र देव से बस धन लेके कि भाई ये हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप ऐसा करिए धन दो हमें और ये आपका जो क्षेत्र है हमारे अधीन रहेगा। तो इस तरीके से धन लेके हुमायूं जौनपुर की ओर चला गया। अब ये जौनपुर की ओर चला गया तो हम देखेंगे कि वहीं पर अगली लड़ाई होगी, तो उसी को हम जानते हैं दोहरिया का युद्ध के नाम से। दोहरिया का युद्ध जो है ये 1532 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और महमूद लोदी। महमूद लोदी जो है ये मतलब अफ़गान था एक, और ये कहाँ से, बिहार से। तो इन दोनों के बीच में इनकी होती है फाइट, युद्ध। तो इसमें महमूद की पराजय हो गई और हुमायूं जीत गए। तो ये दूसरा युद्ध था। उसके बाद जो हुमायूं का तीसरा अभियान है वो है चुनार का घेरा। इसको पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ से होती है शेर शाह सूरी की एंट्री। जो चुनार है ये वर्तमान में यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो चुनार का जो किला है, शेर शाह जब उस पर किसका अधिकार था, चुनार के किले पर शेर शाह सूरी का था। खैर वो अभी शेर शाह नहीं बना था, उनका नाम था, अफ़गान था वो, एक अफ़गान, उसका नाम फरीद था। और वो बाबर की सेना में भी काम कर चुका था। तो अभी तक उसका नाम वैसे फरीद है, तो लेकिन हम यहाँ बोलेंगे कि शेर शाह सूरी के कब्जे में था वो किला। तो हुमायूं वहाँ पर पहुँच गया और लगभग 4 महीने तक उसने किले का घेराव करके रखा, लेकिन वो अंदर जाने में सफल नहीं हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि जो शेर शाह और हुमायूं है उसके बीच में एक समझौता हो गया। अब क्या समझौता हो गया, इसमें समझौता ये हुआ कि जो शेर शाह है वो हुमायूं की अधीनता स्वीकार करेगा। और जो शेर शाह है उसका एक पुत्र था कुतुब खान। तो बोला कि भाई कुतुब खान एक अफ़गान सेना को लेकर मेरी सेना में शामिल हो जाएगा। मतलब हुमायूं बोला कि मेरी सेना के अंदर जो शेर शाह सूरी का पुत्र है कुतुब खान वो शामिल होगा, और उसके साथ में एक अफ़गान सेना की टुकड़ी भी रहेगी जो कि मेरे लिए काम करेगा। और उसने क्या किया, हुमायूं ने शेर शाह सूरी को बिना पराजित किए हुए छोड़ दिया। और देखा आपने, पहले भी हुमायूं ने गलती की थी कि वो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, और एक दूसरी गलती की कि उसने शेर शाह को बिना पराजित किए हुए छोड़ दिया। ये बहुत गलत किया हुमायूं ने। आप देखेंगे कि बाद में यही शेर खान हुमायूं को परास्त करता है। देखना आप आगे जो युद्ध होंगे उसमें करारी हार मिलेगी हुमायूं को। अब इसके बाद हुमायूं चला गया, और लेकिन अब शेर शाह सूरी को मौका मिल गया था, और ये मौका मिलने के बाद शेर खान अपनी शक्ति बढ़ाने लग गया। धीरे धीरे शक्ति और संसाधनों में वृद्धि कर ली। और वहीं हुमायूं थोड़ा
लापरवाह किस्म का ही था वो, मतलब बस धन का ऐसे ही फिजूल खर्ची करना, नशे वगैरह भी करता था जैसे अफीम वगैरह का। तो मतलब आगे की कोई तैयारी नहीं रखता था, तो ये अपना समय ख़राब करता गया। और वहीं वो जो शेर खान था अपनी सेना में मतलब नित नए प्रयोग कर रहा था, अपने शक्तियों में वृद्धि कर रहा था, बढ़ा रहा था अपनी शक्तियों का। तो इसी बीच वो अपना हुमायूं अपना धन खराब कर रहा था। तो बस 1533 ईस्वी में उसने दिल्ली में एक दीन पना नाम के एक विशाल किले का निर्माण करवाया। आप देखेंगे कि आगे चलकर इसी दीन पना भवन में मतलब एक पुस्तकालय होगा, लाइब्रेरी, वहीं से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो दीन पना भवन है उसका जो निर्माण है वो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह से युद्ध। अभी शेर खान दोबारा से आएगा, तो अभी बीच में है ये बहादुर शाह से युद्ध। ये चला था 1535 से 36 तक, है ना। एक साल तक बहादुर शाह से टकराव की स्थिति बनी रही और टकराव चलता रहा। अब ये पहले आपने देखा कि जो हुमायूं का पहला अभियान था कलिंजर का अभियान, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये कलिंजर अभियान क्यों किया था, क्योंकि जो बहादुर शाह है ना वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। तो ये अभियान उसने बहादुर शाह के विरुद्ध किया था। अब बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह मैंने आपको बताया कि गुजरात का शासक था। तो बहादुर शाह देखिए अब क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत में कई राजाओं से संधि कर चुका था बहादुर शाह, और उसने मालवा, रायसीन, मेवाड़ आदि संधि करने के लिए इनको राज्यों को मजबूर कर दिया था, वो संधि कर रहे थे इससे। और इसके अलावा उसने दिल्ली, आगरा तक भी अपना राज्य फैलाने का मतलब संकल्प ले लिया था कि भाई मैं अपना जो राज्य है वो दिल्ली, आगरा तक विस्तृत करूंगा ही करूंगा। तो इसलिए, और वो कैसे होगा विस्तृत, क्योंकि वो अभी आगरा में है। वो आपने देखा ना बाबर ने जो राजधानी थी वो आगरा को बनाई थी। तो अपने राज्य में शामिल करने के लिए बहादुर शाह को क्या करना होगा कि भाई हराना होगा, हुमायूं को परास्त करना होगा। तो इसीलिए बहादुर शाह ने जो हुमायूं के जितने भी प्रतिद्वंदी थे, जितने भी शत्रु थे, सबको वहाँ शरण दे रखी थी अपने पास। तो ये भी एक कारण बनता है कि हुमायूं मतलब उस पर हमला करेगा बाद में। तो इसके बाद क्या था, अपनी शक्ति के विस्तार में लगा हुआ ये बहादुर शाह है ना, तो इसी क्रम में इसने क्या किया कि चित्तौड़ का जो किला है वहाँ का घेराव कर लिया। तो इस समय चित्तौड़ का जो शासक है वो विक्रमाजीत है। तो विक्रमाजीत की जो माता है, जो वहाँ की राजमाता है, उसका नाम है कर्णावती। तो ये क्या करती है, हुमायूं को राखी भेजती है और अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती है कि ये बहादुर शाह जो है इसने हमारे किले का घेराव कर रखा है, तो आप हमें कृपया बचाएं। तो इस तरह से वो राखी भेजती है। लेकिन बहादुर शाह क्या है, बहादुर शाह भी अपना भेजता है खत वगैरह, उस पर लिखा होता है कि भाई ये मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं ये कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ धर्म के नाम से ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अपना साम्राज्य है, मैं अपना जो धर्म है उसको फैलाना चाहता हूँ। इस टाइप से कुछ कहा कि धर्म की रक्षा के नाम पर मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, हुमायूं ने बस इस युद्ध से खुद को अलग रखा। तो कहने का मतलब यूँ है कि वो मदद नहीं की थी कर्णावती की। तो बाद में उस किले पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, और उसके बाद बहादुर शाह ने वहाँ पर अपार धन संपदा, संपत्ति सब फुल लूट मार कर दी वहाँ पर। और इस लूट मार का जब पता उसको चला कि हुमायूं को कि ये तो गलत काम कर रहा है, जबकि कह रहा था कि भाई धर्म के नाम से काम कर रहा हूँ ये कोई भी, तो उसने फिर निर्णय लिया हुमायूं ने कि अब बहादुर शाह को रोकना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, फिर चित्तौड़ की तरफ जो भी मार्ग जाते थे ना वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, सैन्य कब्जा। उससे क्या हुआ, वहाँ पर जो भी खाने पीने का सामान नहीं पहुँच पा रहा था बहादुर शाह के पास, सेना इतनी विशाल थी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं पहुँच रही है वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, बहादुर की सेना जो है, बहादुर शाह की सेना भूख से तड़पने लगी, भूखों मरने लगी। अपनी हालत ख़राब देख के बहादुर शाह ने क्या किया, वो मांडू भाग गया, एक जगह है मांडू, वहाँ भाग गया। लेकिन हुमायूं ने उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे पीछे मांडू तक आ गया। और वहाँ से फिर वो चंपानेर, बहादुर शाह, और चंपानेर से काबे की ओर चला गया।
लेकिन हुमायूं ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पीछे चल जाता रहा, उसका पीछा करता रहा। तो अंत में बस वो काबे की ओर चला गया, तो यहीं पर सिलसिला रुक गया। तो अब बहादुर शाह तो चला गया, तो इससे क्या हुआ कि जो मालवा और गुजरात का क्षेत्र है वो हुमायूं के हाथों में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बिना कुछ किए ही कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो गुजरात है वो हुमायूं के हाथ में आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था उस टाइम का। अब जो कई शिक्ष वो है विद्वान है, उन्होंने तुलना की है कि पका हुआ आम हुमायूं के मुंह में आकर गिर गया। तो यह आप देखेंगे कि देखिए कितनी आसानी से गुजरात का एरिया हुमायूं के हाथ में आ गया। अब ये एरिया हुमायूं के हाथ में आने के बाद जो उसके भाई थे, हुमायूं के जो भाई हैं, कामरान को तो एरिया पहले ही मिल चुका था ना। अस्करी और हिंदाल को ये गुजरात वाला एरिया दे दिया हुमायूं ने। अब वो यहाँ रहने लगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस साल भर हुआ था। तो बहादुर शाह ने अपनी शक्ति वगैरह दोबारा से इकट्ठा की और दोबारा आ गया वहाँ पर। उन बस उसको आते देख के ये उसके जो भाई थे हुमायूं के, अस्करी और हिंदाल, ये वहाँ से भाग खड़े हुए। तो इसीलिए लिखा है कि रणनीतिक गलतियों के चलते हुमायूं ने एक ही साल में पूरा गुजरात मालवा जीता और खो दिया। देखिए, रणनीतिक गलती यानी कि कुछ समय वहाँ पर रुकना था, प्रशासन को मतलब सशक्त बनाना था, सुदृढ़ बनाना था, सेना वगैरह की तैनाती करनी थी। कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही उन अपने भाइयों को दे के आ गया और जैसे ही बहादुर शाह आया तो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि निर्णय जो है हुमायूं के वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे और इस चीज़ का काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता था हुमायूं को। अब हम देखेंगे कि शेर शाह के साथ किस तरीके का संघर्ष रहा हुमायूं का। तो शेर शाह के साथ 1537 से लेकर 1540 तक युद्ध की स्थिति बनी रही। युद्ध हुए भी और हुमायूं को पराजय का सामना भी करना पड़ा। तो हमने देखा था कि किस तरह से चुनार पर उसका अधिकार था शेर शाह सूरी का, और हुमायूं ने उसका घेराव भी किया था, लेकिन दोनों के बीच में समझौता हो गया था, जिसके चलते शेर शाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और हुमायूं ने उसको जीवित छोड़ दिया था। और यही सबसे बड़ी गलती थी कि आज फिर से वो शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष के लिए खड़ा हुआ है। तो 1537 में हुमायूं ने पुनः चुनार पर घेरा डाल दिया। अब 1537 में क्या हुआ कि उसने हुमायूं ने दोबारा से, एक बार तो पहले डाला था लेकिन संधि हो गई थी दोनों के बीच में। तो 1537 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा से किले का घेराव किया। लेकिन इस वक्त जो है किले के अंदर शेर शाह नहीं है, वो तो अब बंगाल की तरफ गया हुआ है अपने सैन्य अभियान पर। तो जो शेर शाह सूरी का पुत्र है कुतुब खान, जो कि उस सेना में शामिल होने वाला था हुमायूं की सेना में अफ़गानों के साथ, लेकिन अब वो वही है किले के अंदर। तो उसने उसको रोके रखा, हुमायूं को लगभग 6 महीने तक रोके रखा। हुमायूं उस पर अधिकार नहीं कर पाया 6 महीने तक। लेकिन बाद में हुमायूं ने अपने तोप खाने का प्रयोग किया और किले की बाहरी दीवारों को ध्वस्त कर दिया और किले पर क्या हो गया, हुमायूं का कब्जा हो गया। लेकिन ये 6 महीने जब ये मशक्क़त कर रहा था हुमायूं इस किले पर अधिकार करने के लिए, इसी दौरान जो शेर शाह सूरी था वो बंगाल के अभियान पर था। तो बंगाल में एक जगह है गोंड नामक की जगह है, वहाँ पर उसने अपार धन संपदा लूटी और वहाँ पर एक रोहतास का किला है, वहाँ पर इसने जमा कर लिया। कहने का मतलब ये है कि उस किले पर भले ही उसका शेरशाह का अधिकार हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी अब भी बचा हुआ था। उसके पास पूरा खजाना है, अपार संपत्ति है, सैन्य शक्ति है, सब कुछ है। तो चुनार पर किले पर हुमायूं की सफलता प्राप्त की, अधिकार हो गया। उसके बाद हुमायूं आगे बढ़ता है और गौड़ वाले एरिया में आता है जहाँ पर कि शेर शाह सूरी अभी लूटपाट करके गया है। तो वहाँ जाके देखता है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम चारों तरफ उजाड़ जगह, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत ही डरावने मतलब लग रहा है सब कुछ वहाँ पर। तो हुमायूं ने वहाँ पर संकल्प किया कि वो इस जगह का, गौड़ नामक जगह का पुनर्निर्माण करेंगे और इसको अच्छे से बसाएंगे
और इसी जगह का नाम उसने क्या रखा, जनताबाद। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम रखा, जनताबाद नाम रखा। एक ये हो गया। अब देखते हैं कि आगे शेर शाह सूरी के साथ किस तरीके का संघर्ष रहा। तो सबसे पहले हुआ था दोनों के बीच में चौसा का युद्ध, और ये कब हुआ था, 26 जून 1539 को, 1539 ईस्वी में। ये हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। और कहाँ पे हुआ था, चौसा नामक जगह पर हुआ था। चौसा नामक जगह कहाँ पर है, ये गंगा नदी के तट पर थी, चौसा नाम की जगह। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई। अब वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से हुमायूं इस युद्ध में फिर से हार गया। मुग़ल सेना को बहुत ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा। बस किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं जो है वो गंगा नदी में कूद गया। तो वहाँ पर एक नाविक था जिसका नाम निजाम था, बिश्ती यानी कि नाविक जो नौका चलाते हैं, निजाम था। उसका सहारा लेकर किसी तरीके से गंगा नदी पार की हुमायूं ने और अपनी जान बचाई। और अपनी जान बचाने की खुशी में बस हुमायूं ने उससे कहा कि अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, सब कुछ मेरा चला गया, और सत्ता वगैरह सब। लेकिन किसी दिन ये सत्ता मेरे हाथ में दोबारा आई, अगर मैं कुछ देने के काबिल रहा तो उस वक्त तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे एक दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। तो देखेंगे कि आगे चलकर ये जो निज़ाम है ये बनता भी है। निज़ाम बिश्ती एक दिन के लिए बादशाह बनता है। और चमड़े वगैरह के सिक्के भी चलवाए थे इसने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुग़ल काल में किसने चमड़े के सिक्के चलवाए, तो निज़ाम बिश्ती ने चलवाए थे। और ये बना था एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह। तो इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ कि इसके अंदर शेर शाह की विजय हो गई और हुमायूं हार गया। तो शेर शाह ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में, शेर खान नाम है ना, अभी शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी कि अभी तक नाम फरीद ही है इनका, फरीद। वो तो समझाने के लिए बोल देते हैं कि भाई शेर शाह सूरी पूरा नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ से ये क्या हुआ, पहले नाम था फरीद। फरीद से शेर खान कैसे बने कि भाई एक बार शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था तो नाम पड़ गया शेर खान। अब शेर खान से शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की किस युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन आ जाए कि शेर खान ने या शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी। तो ये कब की थी, चौसा के युद्ध के बाद, यानी चौसा के युद्ध में सफलता प्राप्त की और उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। और इसके अलावा उन्होंने अपने नाम के खुतबे खुतवाए और सिक्के ढलवाए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। उसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम की लड़ाई। और ये किसके बीच में हुई, वही हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो इस बार हुमायूं के साथ उसका भाई भी है अस्करी और हिंदाल, ये भी साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये साथ रहेंगे, तिगड़ी बनी तीनों की। लेकिन फिर भी शेर शाह सूरी से ये पराजित हो जाते हैं। तो इस युद्ध में क्या रहा, इसको हम बोलते हैं क्या, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। यानी कि बिलग्राम का युद्ध बोल दो या कन्नौज का युद्ध बोल दो। तो इसमें हुमायूं की हार हो गई, शेर शाह सूरी विजयी रहा। इसके बाद शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। और देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो सत्ता है वो पहले भी अफ़गानों के हाथ में थी। जैसे जब बाबर ने किससे छीनी थी सत्ता, इब्राहिम लोदी से, अफ़गान ही थे वो। तो अफ़गान से सत्ता आ गई थी किन के पास, मुग़लों के पास। मुग़ल क्या हैं, चगताई तुर्क बोलते हैं ना, तुर्क कह दो। तो तुर्क से एक बार सत्ता फिर से, शेर शाह सूरी जो अफ़गान था, फिर से अफ़गानों के हाथ में चली गई सत्ता। अब इसके बाद इस युद्ध में हारने के बाद जो हुमायूं है वो सिंध चला गया वहाँ से, और 15 साल तक वनवास पर रहा, निर्वासित जीवन जीता रहा। और इसी निर्वास के दौरान जो वो भटक रहा था इधर उधर, तो हमीदा बेगम से उसका निकाह हुआ, शादी हुई हमीदा बेगम से। और आप देखेंगे कि बाद में इन्हीं हमीदा बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बेगम। तो ये रहा, 15 साल तक इधर उधर घूमते रहे। अब दोबारा राज्य की प्राप्ति कैसे हुई, दोबारा मुग़ल सत्ता का कैसे हुआ, सत्ता स्थापित कैसे हुई।
तो हमने देखा कि हुमायूं लगभग 14 साल तक काबुल में रहा। इसी दौरान 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे, शासक थे, वो उतने काबिल नहीं थे जितना कि शेर शाह था। तो बाद में जब हुमायूं को खबर पहुंचती है कि जो शेर शाह सूरी का पुत्र है इस्लाम शाह, उसकी मृत्यु हो गई है, तो हुमायूं को लगा कि ये भाई दोबारा अवसर है कि हिंदुस्तान पर दोबारा से अधिकार किया जा सकता है। तो इसी के चलते 5 सितंबर 1554 में वो हुमायूं बढ़ता है इस तरफ आक्रमण के लिए। तो अपना आते हुए वो 1555 में लाहौर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो उसके बाद होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी में। तो मच्छीवाड़ा कहाँ है? ये पंजाब में एक जगह है, लुधियाना के पास में। लुधियाना से सतलुज नदी की जो गुजरती है, वहाँ से थोड़ा सा दूरी पर एक जगह है मच्छीवाड़ा। तो उस जगह पर ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और जो अफ़गान, शेर शाह सूरी भी अफ़गान था, तो अफ़गान सरदार था उस वक्त में नसीम खान और तातार खान, ये दो अफ़गान थे, इनके बीच में हुआ था। तो इसमें युद्ध में किस्मत ने हुमायूं का साथ दिया। तो आप देखेंगे कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई, और जो इस तरह से पंजाब है वो पूरा मुग़लों के अधिकार में आ गया। तो यहाँ से दोबारा सत्ता स्थापित होने लग गई। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 25 जून 1554, ये भी अफ़गान सेना का जो नेतृत्व करता था वो सिकंदर सूर था, और मुग़ल सेना का नेतृत्व करता, इसमें हुमायूं नहीं आया था। जो मुग़ल सेना का नेतृत्व है वो बैरम खान कर रहा था। ये आप याद रखेंगे कि बैरम खान, ये बाद में अकबर का संरक्षक बनता है, तो बैरम खान। तो बैरम खान और सिकंदर सूर के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी अफ़गानों की पराजय हुई, बैरम खान ने युद्ध जीत लिया। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये 1555 ईस्वी में ये युद्ध जीतने के बाद हुमायूं को दोबारा से दिल्ली के तख्त पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सत्ता जो है एक बार फिर से मुग़लों के हाथ में आ गई, और हुमायूं बादशाह बन गया, दोबारा से दिल्ली का बादशाह। तो उसके बाद बस ये ज़्यादा नहीं जिंदा रह पाया। मतलब 1555 में तो सत्ता दोबारा हाथ में आई थी, लेकिन अगले ही साल 1556 ईस्वी में, जो मैंने बताया था कि 1533 ईस्वी में जो इसने दीन पनाह भवन बनवाया था दिल्ली में, तो उसी के अंदर, किले के अंदर एक लाइब्रेरी थी। वहाँ से जब ये नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर गया था, जिससे हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हुमायूं का अंत हो गया। तो हुमायूं के बारे में एक वक्तव्य है, किसी विद्वान ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो ही गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। ये है लेन पोल, एक विद्वान है, उन्होंने कहा है ये इनके बारे में, हुमायूं के बारे में। तो ये फ़ोटो आप देखिए, ये हुमायूं का मकबरा है, आप सबने देखा होगा न्यू दिल्ली में। तो ये हुमायूं का मकबरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी ही लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।